आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री एम.एल. गौर जी अभी आपका और भी समाधान करेंगे, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ आए और आगे का जो आपका एक्यूप्रेशर का है वो मार्गदर्शन पूरे सदन में देने का कष्ट करें। आदरणीय एम.एल. गौर साहब। जी मेरी आवाज आ रही है एम.एल. गौर साहब? हाँ, एमएल यादव जी तक आ रही, तो गौर साहब तक तो आ ही रही होगी। आ रही। अ, तो सभी को ओम आ- सादर प्रणाम। आज जो है, आज जी तीसरा दिन जो स्वागत है, है आपका फिर से। आज जी तीसरे दिन जो है मुझे हम सब सदन की मांग पर आदरणीय गौर साहब को आमंत्रित किया है। ये लगातार 3 दिन से हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज वो बहुत व्यस्त भी थे, उनके कई कार्यक्रम हैं, परंतु मेरे निवेदन पर उन्होंने स्वीकार किया, रंजना जी के और मेरे। तो मैं आपको सदन की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और आज जो है आज सभी भाई बहन प्रश्न कर लें, और 8 बजे तक जो है गौर साहब रहेंगे। इसके बाद गौर साहब चले जाएंगे, आपस में हम चर्चा करते रहेंगे। आदरणीय गौर साहब, आप अपना जो है यज्ञ पेशा के बारे में सदन को अपना अनुभव प्रदान करें। जी ओम। सर्वप्रथम सदन को मेरा प्रणाम। और बहन कल्पना जी ने भी जो उनके पास एक अथाह भंडार है, योग, आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर का, तीनों का समागम है, जिसको कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का भंडार है। उन्होंने वास्तव में जो हमें बातें बताई, जो उन्होंने हमें ऐसी चीजें बताई जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, तो हमारे लिए एकदम बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं उनको नमन करते हुए, आप सभी को नमन करते हुए, आदरणीय मुरलीलाल जी, बहन जी को मैं करते हुए, आज जो 2 दिन में अपने कुछ सीखा, उसमें शायद नोट कर लिया होगा या ध्यान में रहा होगा। उसमें मैंने आपको ये बताना चाहूंगा कि एक्यूप्रेशर जो विधि है या थेरेपी है, इसमें हम अपने शरीर के अंगों का, जो कि हमारे हाथ और पैर में हैं, उनको अगर हम प्रेशराइज करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो हमारे उस अंग का, जो शरीर के अंग का जिस पॉइंट को हम प्रेशर देते हैं, उस पॉइंट में एनर्जी पहुंचती है और उसी एनर्जी से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। अब उसमें जो थोड़ी सी सावधानियां रखनी चाहिए कि प्रेशर इतना अधिक ना दें कि उसको उस पॉइंट के ऊपर तकलीफ होने लगे, और इतना कम भी ना दें कि उसका पॉइंट ही लोकेट ना हो। क्योंकि पॉइंट लोकेट, आपको बता दें कि जिस सपोज आपको सर में दर्द है, तो यहाँ आपको ब्रेन में अगर आप प्रेशर देंगे तो यहाँ पे पेनफुल पॉइंट मिलेगा। तब वो कम से कम आधा से 1 मिनट बाद आप स्टिमुलेट करोगे, प्रेशर दोगे पेन से, हाथ से, कैसे भी करके, तो आपको यहाँ पे पेनफुल पॉइंट मिलने लगेगा। कई बार आधा सर दर्द करता है, अगर आपको लेफ्ट साइड में सपोज दर्द कर रहा है, और अगर आप लेफ्ट उसको ही दबा रहे हैं, तो आपको इधर पेनफुल पॉइंट मिलेगा, पर वो आधा से 1 मिनट बाद आपकी उंगली में कहीं दर्द नहीं होगा। अगर आपको घुटने में दर्द है लेफ्ट में, तो आप अगर प्रेशर देंगे यहाँ पे, तो आधा से 1 मिनट बाद आपको यहाँ पे प्रेशर मिलेगा। प्रेशर देने के बाद आपको पेनफुल पॉइंट मिलेगा। वो पेनफुल पॉइंट से आप लोकेट कर सकते हैं कि हमारे घुटने में दर्द किधर है, कि नीचे साइड है पैर में इधर, या घुटने के ऊपर है, लेफ्ट में है, राइट में है। मैंने आपको ये बताया था, तो ये ध्यान से सुन लें कि हाथ को हमको एक सीधा रखना है, और अगर इस घुटने में प्रेशर हम दे रहे हैं चारों तरफ, अब घुटना मतलब पूरा घुटना दर्द, परंतु चारों तरफ जब हम प्रेशर दे रहे हैं, तो अगर सपोज हमारे इस फ्रंट में यहाँ पे दर्द हो रहा है, इसका मतलब हमारे घुटने के नीचे तरफ इधर अगर दर्द हो रहा है, इसका मतलब हमारी कटोरी के ऊपर दर्द हो रहा है। अगर आपके इस साइड में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे इन साइड में दर्द हो रहा है। अगर इधर दर्द है तो हमारा राइट साइड में दर्द हो रहा है। बेशक आप ट्रीटमेंट चारों तरफ दे दें, प्रेशर पूरा दे दें, और मेथी दाना भी आप चारों तरफ लगा दें, परंतु आपको पता होना चाहिए कि मेरे दर्द कहाँ है। उस पर्टिकुलर जगह को आप प्रेशराइज करेंगे, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। तो इसमें प्रेस रिलीज में
अधिक मतलब प्रेशर ना दें और इतना कम भी ना दें कि आपको पॉइंट लोकेट ना हो। ये सावधानियां आपको रखना है। दूसरी सावधानी है कि आप थके हुई पोजीशन में ना करें, या बीमार कोई व्यक्ति है तो उसको सहजता के साथ मसाज जैसा करें। दूसरी चीज है कि महिलाओं में अगर प्रेगनेंसी का पीरियड है तो 3 महीने के पहले तक कुछ पॉइंटों को सहजता से दिया जा सकता है। उसके बाद आपको कुछ पॉइंट बगैर थेरेपिस्ट की सलाह से नहीं देना है, ये ध्यान रखें। इवन महिलाएं पीरियड के समय भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट का जो दबाव देने का टाइम है वो उस पीरियड में ना करें। सिर्फ हाथों को, तालियों, बदन, ये प्रेशर देना, नॉर्मल मसाज करना, ये कर दिया करें। प्रेशर देके और उस टाइम पे भी उसका ना करें। तो ये कुछ सावधानियां हैं। फिर दूसरी चीज होती है कि अगर किसी व्यक्ति ने सपोज नशा कर लिया है, कुछ कर लिया है, उस कंडीशन में भी उसको ना दें, सहजता के साथ उसको बिठा लें। और जनरली प्रेशर देने वाला और जिसको प्रेशर दे रहे हैं वो भी डायरेक्ट अगर अर्थ से टच ना है तो ज्यादा फायदा मिलता है। क्योंकि पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है और जो हम एनर्जी फ्लो का काम करते हैं, तो एनर्जी हमारी टॉप टू बॉटम चलती है। कहते हैं ना, हम जो जिसके पैर छूने के लिए पैर क्यों छुए जाते हैं, क्योंकि एनर्जी का फ्लो ऊपर से नीचे जाता है और नीचे से बाहर ये निकलता है, तो सारा एनर्जी हमारे पैरों में होती है। आशीर्वाद हमको वहीं से मिलता है। आशीर्वाद मतलब एनर्जी, किसी की एनर्जी। आपने देखा होगा बड़े बड़े साधु संत लोग पैर छुआने के लिए कम ही चाहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी का उससे लॉस होता है। ये आपको बता दें। तो अगर हम अपनी एनर्जी को, नंगे पैर अगर हम जमीन पर रखेंगे तो एनर्जी हमारी गेन होती। इसलिए आसन प्राणायाम भी हमारे को पिछात के बगैर नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें दूसरी चीज और होती है कि सभी हमारे ऑर्गन्स हैं, उनका सबका एक क्लॉक टाइम होता है 2-2 घंटे का। जो मुख्य ऑर्गन्स हैं उनका एक क्लॉक टाइम होगा, एक एंटी क्लॉक टाइम होगा। मतलब या तो वो उसका उस पीरियड में उस बहुत एनर्जी गेन करने का उनका पीरियड होता है, और अपोजिट जो टाइम होता है उसका एंटी क्लॉक भी टाइम होता है, दिन और रात के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारे सबसे पहले लंग्स का जो क्लॉक टाइम होता है वो सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में होता है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त के रूप में जैसे कहते हैं ना कि सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो इसका जो क्लॉक टाइम है लंग्स का 2 घंटे में 3 बजे से 5 बजे का होता है। इस पीरियड में अगर आपने प्राणायाम किया, कोई और चीज जैसे घूमने का काम ये किया, तो शुद्ध वायु ग्रहण करने के लिए वो एक्टिवेट रहेगा। और तो उस पीरियड में अगर हमने प्राणायाम करने का जो प्रयास करते हैं या घूमने का प्रयास करते हैं तो उससे हमें बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और उसी के बनस्पत शाम को 3 बजे से शाम को 5 बजे तक उसका एंटी क्लॉक टाइम होता है। तो इसी प्रकार से हम जो कहते हैं जो उसका क्लॉक टाइम होता है उस पीरियड में, अभी आप किसी को मान लो उठ गया और सुबह 3 बजे उठ गए, नींद खुल गई या उसको बेचैनी आ गई, तो उसको पता लगा नींद नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। क्योंकि अगर उस पीरियड में वो काम कर रहा है, तो अगर कुछ नहीं करें तो आप उठ के बैठ जाएं और धीरे धीरे थोड़ा सा बिस्तर के ऊपर बैठे बैठे थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लें या लंबी गहरी सांस लेके छोड़ लें, और ध्यान हमारा आज्ञा चक्र के ऊपर ले जाके वहां पे केंद्रित करेंगे, आपको जो नींद की बीमारी है वो दूर होने लगेगी। इसी प्रकार हमारे और भी जो शरीर के अंग जो होते हैं उसका टाइम होता है 5 बजे से 7 बजे तक, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का होता है क्लॉक टाइम। पेट का जो होता है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक।
सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का क्लॉक टाइम उसका पीरियड का होता है कि इसमें हमारा पेट बहुत एक्टिवेट होता है। अगर इस टाइम में अगर आपका क्लॉक टाइम में आपने अगर जो भी खाया, जो भी कुछ किया, जो नाश्ता किया सुबह, वो आपको जिसको कहना चाहिए हैवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर उसका जो एनर्जी का टाइम है, उसको जो भी आपके क्रिया करने का टाइम है, उसमें अगर आपने कोई हैवी चीज दे दी तो आपको वो ठीक नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ना, सुबह सुबह इस टाइप की चीजें आपको नहीं लेना। हम उसी पीरियड में क्या करते हैं, चाय पानी और ये अगड़म बगड़म जो भी चीज है वो सब खाते हैं, और वो फिर हमारे पेट का जो एक्चुअल में टाइम होता है शरीर को एनर्जी देने का, वो टाइम हमारा खराब हो जाता है। वो आपको जूस नहीं दे पाएगा स्टोमक में अगर ये सारी चीजें हैं। इसी प्रकार से स्प्लीन और पेनक्रियास का जो टाइम सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का है, और हार्ट का टाइम है सुबह 11 से 1 बजे तक का है। आपका हार्ट का जो क्लॉक जो टाइम है वो आपको ये देगा। तो ऐसे सारे शरीर के ऑर्गन्स के जो क्लॉक टाइम होते हैं, तो शरीर को हमें नियमित और संयमित रखने के लिए सारे चीजों को ध्यान में रख के हमको काम करना है। अगर इसको हम ध्यान नहीं देते तो फिर क्या होता है, हमें कोई वात पित्त और कफ, जो आयुर्वेद के अनुसार तीनों चीजें हमें परेशान करती हैं, और जब तीनों चीजें सम नहीं होती हैं तो हमारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न होने लगती हैं। क्योंकि बात अगर किसी को हो जाता है तो बात तो मतलब वायु विकार उसको शुरू होने लगते हैं। अभी बहन जी ने बताया कि अगर अब आपको गैस एसिडिटी है, तो उस गैस एसिडिटी के लिए सबसे पहला जो बताया उन्होंने अभी एक अच्छा टिप्स, कि खाना आपको चबा चबा के खाना है। कहते हैं ना कि बंगला में बोलते हैं ना, जल खाओ, और भोजन को पीना है और जल को खाना है। जल को खाने का मतलब है कि इतना उसको चबाओ कि उसको लार बन जाए और उसको घूंट से पीना पड़े। कहते हैं ना 32 बार चबा के खाना चाहिए, का मीनिंग ही ये है कि उसको इतने बार चबाया जाए, वो ऐसा चबाया जाए कि जल खाना, चूंकि जो बताया ना अभी चक्की बहन जी ने, कि चक्की हमारी यही है। अगर आपने उसका काम, चक्की का काम आपने यहाँ नहीं किया, तो वो काम किसको करना पड़ता है, हाथों को करना पड़ता है, और हाथों में भारीपन आता है, और वो अनाज हमारा पचता नहीं है, और उसमें से उसका जो जूस निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता है। तो क्या होता है, अनाज सड़ता है, तो क्या होता है, गैस बनेगी। तो इसी प्रकार खाने को तो पीना चाहिए और पीने को खाना चाहिए। पीने को खाने का मतलब होता है पानी बैठकर, और कैसा पीना चाहिए, घूट घूट करके पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉटल लड़ाई और हमने एकदम गट 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 करके अंदर पी गए। तो वो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम अगर ध्यान देंगे तो हमारे को ना बात का रोग होगा, ना पेट में गैस बनेगी। और उसके लिए सभी, जहां तक है कि खट्टी रोग बात दोस्त वालों को बहुत सारी चीजें शुरुआत हो जाती है, फिर धीरे धीरे एक कमर दर्द भी हो जाएगा, दूसरी चीज भी हो जाएंगी, गैस एसिडिटी बढ़ने लगेगी। तो इन सब का इलाज सबसे पहला है प्राणायाम, और प्राणायाम के साथ उसमें समय। अभी जिन्होंने प्रश्न पूछा था वो कह रहे थे हम सब कुछ करते हैं, परंतु हमें भी फिर भी उनको गैस एसिडिटी और बीपी की शिकायत है। तो कहने का मतलब है कि आप अच्छे से करेंगे, नियमित करेंगे, और समय अनुसार करेंगे कि कितना समय हमें किसके लिए देना है। जो बीमारी आपको, जिससे पीड़ित हैं आप, उस प्राणायाम को ज्यादा कर लीजिए। तो इस चीज का हम जरूर ध्यान रखेंगे। तो ऐसा करके अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पित्त दोष होगा वायु के बाद में, और पित्त दोष में आपको सारी चीजें ऐसी होंगी जिससे कि आपको पित्त दोष से आप क्या समझ रहे हैं, इतनी बीमारी होती है जो आप हम बता भी नहीं सकते, कि जिससे कि आपको कब्ज भी होगी, छाले हो जाएंगे, जलन हो जाएगी, चर्म रोग हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें बीमारी शुरू हो जाती हैं। जो चीज हमें इस चीज को ध्यान देना है कि हम
अपना जो भी खाएं वो सुपाच्य हो और जल्दी से पच जाए। तो इसके लिए और कोई रास्ता नहीं है कि जो सुबह लंच का पीरियड मैंने बताया सुबह 3 से 5, उसमें जो शुद्ध ऑक्सीजन लेने का काम है वो हम अनुलोम विलोम के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और जो घूमने जाएं वो घूमते हुए, अगर मान लो कुछ बहनें मैंने देखा है कि पार्क में या रोड पे घूमते हुए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, घूमते समय बातें करते हैं। बातें नहीं करना है, घूमते हुए जाना है अगर किसी को, तो मुंह रखें बंद और नाक से श्वास लेकर ही घूमने का प्रयास करें। वैसे जो प्राणायाम और आसन और घर में बैठ के करते हैं उन्हें घूमने जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब चीजों को छोटी छोटी जो कुछ बातें हैं उनको अपन ध्यान देते हुए करेंगे। अब मैं आता हूँ एक्यूप्रेशर के लिए एक एनर्जी पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा आज कि एनर्जी फ्लो हमारे शरीर में, जो मैंने आपको बताया कि शरीर ऊपर के भाग से नीचे तक जाती है, तो एनर्जी के कुछ पॉइंट होते हैं जो आप ध्यान दें और उन्हें चाहे तो नोट भी कर लें। और सपोज इस अगर हाथ में अगर आप लेते हैं तो आप रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में एक पॉइंट लगाएं, उससे जस्ट ये कटाव से आपका करीब 2 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पे लगाएं। फिर यहां से और इसके बीच में एक सेंटर पॉइंट लगाएं, फिर लास्ट में लगाएं और जितनी दूरी पे आपने ये करीब जो 1-1.5 सेंटीमीटर यहाँ लगाया, इसी को पॉइंट को यहाँ लगाएं। ये आपके 4 बिंदु एनर्जी के पॉइंट के हो गए। और फिर 2 पॉइंट इसी के पैरेलल, एक बिंदु यहाँ आएगा और एक बिंदु यहाँ आएगा। अभी क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए बताया, बिंदु लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें क्या करना है कि हमको यहां से यूं और यूं जो फ्लो देना है, जो देना है उसमें ऐसा करके यूं, और नहीं बने कुछ तो अपन क्या करते हैं, हाथ को ऐसा रगड़ लो और फिर ऐसा रगड़ लो 1 से 2 मिनट के लिए। ये हमारे एनर्जी वाले, ये जिसको कहते हैं ना हमारे चक्र का, अक्षर चक्र का जो द्वार है, आज्ञा चक्र से लेके हमारा अविश्रांत चक्र तक के जो सारे जो है ना, ये है शरीर के चक्र। इन चक्रों के ऊपर एनर्जी देने का काम हम अपने हाथ के माध्यम से करते हैं। तो जी ये आपके हमें पास आदरणीय, आपके पास एक्यूप्रेशर का भंडार है, और वो भंडार इसलिए कि 3 दिन में भी खत्म नहीं हो रहा है। आज 7:30 बज गया है। ऊपर आज मैंने जी कल मना कर दिया था, तो आज आप ऊपर देखे ही सर, क्या है नहीं। चक्कर क्या है कि वो कहते हैं ना सर कि जब ढोल बजते तो नाचने वाला क्या होता, अपने आप उसके पैर ढलकते हैं। तो और मेरा फिर फ्लो भी जब पीछे सही फिर में 8 गलत बजे के बाद, जब 8 बजे के बाद जब ढोल बजेगा तो कोई नहीं सुनेगा। तो मैं इसलिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट और बताना चाहूंगा, इसके बाद जी जिसको जो प्रश्न पूछना है वो बता दें जी जी कि जी जी एक साइटिका, जिसको हर आदमी को पेन होने लगता है। साइटिका नब्ज इतनी सारी ऐसी होती हैं कि आपको पैर में ऊपर से नीचे तक, कई बार नीचे से ऊपर तक ऐसा कुछ पेन होने लगता है। तो उसमें आप एक जगह है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेफ्ट हैंड में मिडिल फिंगर, जो कि हमारी रिंग फिंगर की साइड ये होती है, यहाँ पे देखिए आपको सबको, अगर लेफ्ट हैंड में लगाना है तो लेफ्ट पैर में है, सॉरी लेफ्ट पैर में है तो लेफ्ट साइड की उंगली में करेंगे ये मिडिल फिंगर। और अगर राइट पैर में है तो राइट की जो ये फिंगर होती है यहाँ करेंगे। क्या करेंगे, मेथी दाना की चेन लगाएंगे। पहले तो इसको मसाज करेंगे, मसाज करके आपको पेनफुल पॉइंट ऊपर नीचे कहीं भी मिलेगा
कि पेन मतलब दबाएंगे तो दर्द तो सब जगह होता है, परंतु पेनफुल पॉइंट एक स्पेशल तौर से कहीं मिलेगा जहां ज्यादा दर्द होता है। उसको छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक लंबे टैप में ऐसी मेथी दाना लंबे लंबे चिपकाएंगे। टैप को खोलो, मेथी दाने के ऊपर रखोगे, लंबी चेन बना के उतने दाने चिपकेंगे और उसको यहाँ पे लगा दें और यहाँ पे ऐसे मसाज करें साइटिका पेन के लिए, तो आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। अब चूंकि मैंने रोज करने के लिए इसलिए बताया कि अगर आपने कुछ नहीं किया, स्टिमुलेट किया उंगलियों को, ऐसा किया, ये एनर्जी पॉइंट दिए, तो आपको ना साइटिका पेन होगा, आपको समझ में आ गया, ना घुटने का होगा, ना खूनी का दर्द होगा, ना कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले आपको मैंने थीम दी थी कि आपके शरीर में कौन से पॉइंट कहाँ हैं, तो कुछ ना करें, ऐसा करें और यूं करें, तो आपके सारे शरीर के अंगों का इलाज आपके हाथ में बगैर पता लगे ही हो जाएगा। आपको अगर ऐसा करोगे तो आपको ये मेथी दाना लगाने की जरूरत नहीं होगी और साइटिका पेन भी कभी नहीं होगा। तो मैं समझ चाहूंगा, वास्तव में मेरा ये निवेदन था कि साहब थोड़ी व्यस्तता है, तो मैं जरा ये करूंगा। जिसको इस आज के सदन में जो भी प्रश्न पूछना है उनके लिए अभी मैं घड़ी देख लिया हूँ कि 25 मिनट बचे हुए हैं, तो अपने जो शंका समाधान है वो कर सकते हैं। ओम। रंजना जी आमंत्रित करिए मीना जी को। आदरणीय मीना जी, आप सादर आमंत्रित हैं, अपने सवाल कर सकती हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय से। अनम्यूट कर ले। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, वही थोड़ा घुटने के दर्द के लिए ही थोड़ा सा एक्यूप्रेशर कौन से करना है वो बताना जी, पूछना चाहते हैं। आपने कल देखा था बहन जी? नहीं, कल मैं लेफ्ट हो गई थी, पहले ही आपसे बताने के बाद। जो आपको बताया था, कौन से घुटने में दर्द है आपको कि दोनों में है? दोनों घुटने में है। तो दोनों में है तो आप उल्टे हाथ की हथेली को ऐसा करेंगे और ये दोनों पैर हमारे जो आपको बताया था पैर के लिए निर्देशित की हुई हैं, पैर के लिए आधारित हैं। तो घुटने का पॉइंट ये बीच वाला पो है, बीच का जो कटाव होता है ये घुटने को दर्द के लिए होता है। इस कटाव के ऊपर आप चारों तरफ इसमें ऐसा इसको प्रेशर देंगे और प्रेशर देने के साथ आप थोड़ा लोकेट करिए कि आपको दर्द, आप अभी करते जाइए, मैं जो बोलूंगा मेरा निवेदन है कि उसको करेंगे आप। दोनों में है तो किसी एक पैर को अगर चारों तरफ इसको प्रेशर दीजिए, प्रेशर देने में आपको एक पॉइंट ज्यादा दर्द वाला मिलेगा। दबाने में तो दर्द होता ही है परंतु एक ज्यादा दर्द वाला पॉइंट आपको मिलेगा। आप खुद देख पाएंगे कि आपके दर्द में, आपके पैर के में घुटने में दर्द ऊपर है, नीचे है, कहाँ है, आप यहाँ से लोकेट कर सकते हो। आप दबाएंगे, आपने आपको पता लगा दर्द कहाँ ज्यादा हो रहा है। हाँ हाँ, इधर ज्यादा दर्द हो रहा है, इधर ऊपर या इधर या बाजू में? बाजू में, बाजू में, बाजू में दर्द हो रहा है। कौन सी बाजू में? यहाँ, ये हाँ, यहीं अंदर के साइड। हाँ, नहीं मुझे नहीं दिख रहा ना, एक मिनट अपना आप मुझे बताएं। हाँ, किस तरफ दर्द है? यहाँ यहाँ यहाँ, ये मिडिल फिंगर साइड? हाँ नहीं, छोटी फिंगर के साइड में। हाँ, छोटी फिंगर के साइड में हाँ, लगा है। तो अगर आप छोटी फिंगर के साइड में अगर आपका जैसे पेन हो रहा है तो आपके जो पैर में बाहर तरफ पेन ज्यादा होगा, एक लिगामेंट साइड में। पेन में आपके घुटने में साइड में ज्यादा दर्द है, क्योंकि आप ऊपर नीचे करेंगे चलते टाइम आपको ज्यादा दर्द होगा। तो आप क्या करें, जहाँ पे ज्यादा दर्द हो रहा है उसको प्रेशर दें, वहां पे इस अंगुली के चारों तरफ ब्लैक कलर लगा लें और चारों तरफ उसमें मेथी दाना लगाएं और उसको रोज स्टिमुलेट करें। और जो आपको कल बताया था कि एलोवेरा, एलोवेरा कम से कम आपको 2 चम्मच एलोवेरा का जूस लेना है, या तो रेडीमेड वाला ले लें पतंजलि में जो आ रहा है, या घर में है तो गूदा निकाल के खाएं। और घर में अगर है तो उसमें जो उसका जो पत्ता निकलेगा उसको गर्म करके थोड़ा उसका सेक करें। अच्छा, हाँ, गर्म तवी पे रखें उसको, थोड़ा 2 3 4 5 बार गर्म करें, फिर रखें, फिर ठंडा हो जाए, फिर रख दें, उस पर थोड़ी हल्दी लगा दें। अच्छा, हल्दी बुरबुरा दें और उससे उसकी सेक करें। और जो एक्सरसाइज आपको बताई है घुटने के लिए या जो आपकी जानकारी है वो घुटने की एक्सरसाइज करें। नीचे बिल्कुल बैठने का मना हो रहता है, हम परहेज नहीं करते हैं, परहेज इलाज से ज्यादा परहेज होता है
कि परहेज अगर हम क्योंकि सीढ़ी चढ़ने का मना करें, नीचे ना बैठें और सीढ़ी ना चढ़ें, तो इस टाइप की अगर कोई चीज है, अगर आप प्राणायाम वगैरह करते हैं तो आप कुर्सी पे बैठ के करें। और आप ये सब करेंगे तो आपको जरूर, और दोनों हाथ में, ऐसा नहीं, दोनों हाथ और दोनों पैर की अंगुलियों में, जो मैंने आपको पॉइंट बताए, ये दोनों पैर की हाथ की अंगुली और दोनों पैर की अंगुलियों में है। तो एक दिन आप इसमें इस हाथ में इलाज करें लेफ्ट में, और उसी पैर में करें, और दूसरे राइट हैंड के दूसरे दिन आप दूसरे राइट हैंड की अंगुलियों में ट्रीटमेंट करें, ऐसे राइट पैर के उसमें करें। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद बहन जी। और अगला सवाल किसी भाई बहन का जो कल रह गए हैं और अन्य कोई करना चाहते हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं आदरणीय अमर गौर साहब से। आदरणीय सवाल, हाँ जी जी, हाँ, कोई सवाल करना चाहता है तो अनम्यूट कर लें और सवाल करें। अगर सबसे बड़ा चीज है मोटापा होता है। जी आदरणीय आदरणीय राम पद्मावर जी महाराष्ट्र से हैं, ये फाइन लगेगा इनका, और फाइन के साथ सवाल करें। अब फाइन जो भी देंगे वो मंजूर होगा। चलिए धन्यवाद जी, सर, स्वागत है आपका। पैर में जो वात आता है, वात वात से क्या इलाज है? पैरों में वात जो आता है, एक पेन होता है बिल्कुल, कि एक सडनली पेन आता है, तो कुछ देर तक वो रहता है, फिर ऑटोमेटिकली निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? पैर में कहाँ पे आता है? नीचे पिंडलियों में आता है, पिंडलियों में। पिंडियों में आता है। सर क्या होता है कि जो बात रोग है, वो बात रोग होता है, वो बात रोग का सूचक है वायु। वायु विकार से ही हमारा बात रोग बढ़ता है, ये मान के चलें। आप वायु रोग कैसे बढ़ता है उसको, हमारे उसमें गैस कैसे बनती है उसको ध्यान दें। कि आप भोजन, सबसे पहले जो बहन जी ने बताया कि हमारी गैस बने ही ना, तो भोजन चबा चबा के करें। आप हम उसके हमको पता नहीं रहता कि हमें गैस की शिकायत हो गई, कि बात रोग के रोगी हैं या पित्त के हैं या कफ के हैं। तो अगर कभी जो आप कह रहे हैं ना अचानक आने वाला दर्द, ये वायु विकार से आता है, चाहे वो पैर में हो। ऐसा नहीं है कि पेट में ही वायु विकार से दर्द होता है। आपके जो घुटनों का दर्द है या कहीं और दूसरी जगह दर्द है, वो मेन अगर उसका ओरिजिनेटर है तो वो है बात रोग। तो उसके ऊपर आप ध्यान दें कि आपको बात रोग अगर है, क्योंकि ऐसे अचानक कभी कोई नहीं आएगा। और अगर उसमें आती है, तड़कन आती है, अगर नर्वस सिस्टम है, तो उसका एक लंबा लंबा, ऐसे लंबे पीरियड में आपको जैसे साइटिका वगैरह का पेन होता है, तो वो नर्वस सिस्टम से होता है। तो या तो वो नर्वस सिस्टम का होगा या वो बात रोग, वायु रोग का होगा। तो इसके लिए आप जो वायु रोग के लिए बताया गया कि प्राणायाम करें, मंडूकासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसको ही हमको करना है। अब चूंकि अचानक एक जगह, कहाँ पिडरियों में दर्द होता है क्या? हाँ, पेट में आता है। पिडरी में दर्द आएगा, कौन हाँ से, लेफ्ट में, राइट में? सर, कभी लेफ्ट में भी होता है, कभी राइट में भी होता है, फिक्स वो नहीं है। बताया ना, तो वो आपका वायु विकार है। आपको ऐसा लगता है कि आपको गैस बनती है? जी नहीं 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 पता लगेगा, परंतु कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि हमको गैस बन रही है। पर कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत जो भी होगी, क्योंकि अचानक ये होते हैं। फिर भी पिडरियों के लिए, दर्द के लिए, जो पहला पो है, उसके नीचे जो सेकंड मिडिल फिट होता है, जो घुटने का पॉइंट आपको बताया ना, उसके हाँ नीचे वाला पो है। इस पो में, इस पो में आप जो है ऐसा स्टिमुलेट करें, और स्टिमुलेट करके आप इसको यहाँ पे ब्लैक कलर दें। इस जगह पे ऐसा करके आप ब्लैक कलर दे दें, समझे? पर पहले प्रेशर दे दें, और साथ में ब्लैक कलर देके मेथी दाना इस बीच में लगाएं। ज्वाइंट के ऊपर ना लगा के इस बीच में लगाएंगे तो आपको मतलब ये पेन में दिक्कत नहीं होगी। तो परंतु गैस और एसिडिटी ना बने, उसके लिए आप कपालभाति प्राणायाम को थोड़ा सा करीब 15 मिनट तक तो लेके जाएं।
इससे लेकिन आपको मैं थोड़ा अगर ऐसा पेन होता है तो मैं कभी कभी पैर पे खड़ा होने के बाद थोड़ा प्रेशर देता हूँ उंगलियों पे, हम्म, और, और उसको थोड़ा सा प्रेस करता हूँ तो एक कुछ सेकंड में ही वो चले जाता है। हाँ, तो आपको पता नहीं है ना, आप हम्म। अंगुली में प्रेशर दोगे कुछ करोगे तो अपने आप, क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, सुबह हमारे हाथ और पैर की अंगुलियों में इतनी एनर्जी है। आप को मैंने बताया था ना, थीम दिया था पहले दिन, कि अगर आपने थोड़ा सा किया और अंगुलियों को ऐसे ट्विस्ट किया 2-2 3-3 सेकंड और ऐसा किया तो आपका हाथ एक बढ़िया एनर्जेटिक हो जाएगा। सुबह के लिए मैं एक टिप्स देता हूँ, अगर जो आलस आता है, नींद नहीं खुलती है, तो कुछ ना करे आदमी, नींद में आंख नीचे नीचे हाथ और पैर की उंगलियों को ऐसा ऐसा स्टिमुलेट करेगा ना, और जीभ को दांतों के ऊपर घुमा ली जाए, ऐसे करेगा, आपका आलस तुरंत गायब हो जाएगा। वो आलस गायब होने का कारण है कि हमारे को एनर्जी का फ्लो हो गया। अब आप बोल रहे हैं कि अंगुलियों को मैं ऐसा करता हूँ और गायब हो जाता है, तो वो उसका कारण ही ये है। तो इसलिए आप ये सब रोज करेंगे ना, जरूरी नहीं कि जिस दिन दर्द हो उसी दिन आप अंगुलियों को प्रेशर दें, आप रोज जी शुरू कर भैया। दें अंगुलियों को। जी। ओम। हमारे धन्यवाद। राम पद्मावत जी बहुत कर्मठ और सहयोगी दैनिक उपहार कार्यक्रम के सदस्य हैं। बीच में थोड़ा सा गैप कर गए थे, इसलिए मैंने जी प्रेम जी। बात जो कहा है, आप हमेशा सदा सुखी रहें और कार्यक्रम को इसी प्रकार से जुड़े रहें। मैं आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी जो कल रह गई थी, बहन जी अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही तो आप अपना सवाल करें। जब तक मैं जया बहन जी अपना सवाल करें, राजश्री जी तैयार रहें। आदरणीय जय जया जी। ज्योति जी, ज्योति बहन जी, आप अपना सवाल करें। ओम शांति भाई जी। ओम। ओम। भाई जी, भाई जी वो मेरे घर में ना किडनी पेशेंट है, तो जी उनका क्रेडिटाइन 6 पर है, तो उसके लिए प्रेशर के थोड़ा बताएं पॉइंट। जी। अभी एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट है ना, उनको एक तो किडनी का जो ऑर्गन क्लॉक है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, उस टाइम हमारी किडनी बहुत एनर्जेटिक पॉजिटिव उसमें रहती है। तो किडनी के लिए जो मैंने कल, आपने नहीं देख पाए थे क्या? किडनी के लिए नहीं मैंने नहीं। आपको ये पॉइंट बताया था कि हमारी जो इंडेक्स फिंगर है इस और मिडिल फिंगर के बीच की जो चैनल है, देख पा रहे हैं, यहाँ पे जी आके थोड़ा सा गड्ढा मिलता, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर यहाँ एक बोन है, बोन के बाद गड्ढा होता है और ये चैनल शुरू हो जाती है। आप देखिए, लोकेट किया आपने? देखो ना। हम्म, जी, हाँ सर। मिला एक गड्ढा सा? हाँ इसी के पैरेलल आप यहाँ जाएंगे, जो हमारी लिटिल फिंगर है, रिंग फिंगर के और उसके बीच की चैनल, जो ये पहला मिला पॉइंट, इस पॉइंट के पैरेलल यहाँ पे देखेंगे, मिला? उसके ऊपर आप जी। ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पे भी, यहाँ पे एक बोन आके यहाँ पे खत्म हो जाती है। ऊपर नीचे करके देख लीजिए, ये दोनों पॉइंट होते हैं, जो ये दूसरा ये, यहाँ पे आप क्या करें, ये जो राजमा बीज होता है, इस राजमा बीज को ऐसे पेपर में ले चिपका लें, और इसका जो अंकुरण का जो भाग होता है, इसको हमको दोनों आमने सामने होना चाहिए, और इसको इस पैरेलल लगा लें। देख के बताओ। ये देखो, आपने ऐसे बीज चिपकाए, ये दोनों भाग अंदर साइड हैं इसके, और जो आपको पॉइंट मिले हैं उस पॉइंट के ऊपर राजमा बीज को लगाएं। थोड़ा अंदाज से लगाएंगे तो आगे पीछे हो सकता है, तो ऐसा करके ये देखिएगा, इस पॉइंट के ऊपर ये आ गया, इस पॉइंट के ऊपर ये आ गया, देखा आपने? जी ये राजमा बीज है, और इसको कम से कम 5 घंटे 7 घंटे 5-6 घंटे तो आराम से लगे रहने दीजिए। इसको पानी ना ये लगाएं, अगर आपको कहीं जैसे हाथ धुलना कुछ करना, उसको निकाल के रख दें।
और फिर आके लगा लो, और 5-6 घंटे के बाद इस शीट को निकाल के फेंक दें। ये यूज का नहीं होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी का फ्लो फिर खत्म हो जाता है। और दूसरा पॉइंट जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे इंडेक्स फिंगर में ये जो मिडिल भाग है, जी आखिरी का से थोड़ा सा नीचे आप पॉइंट करेंगे तो ये, और यहाँ पे आप इसको कर लेंगे तो प्रेशर देंगे। यहाँ भी मैंने आपको बताया, यहाँ ब्लैक कलर लगा लें। और पहला जो पो है, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ ब्लैक कलर लगा के आपको ये राजमा लगाना है। तो इसके ऊपर रोज सुबह शाम आप अगर इसके ऊपर प्रेशर देंगे, और जो इनका मैंने आपको बताया था शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में अगर आपने और अधिक तक लगाए तो यहाँ प्रेशर जरूर दें। राजमा तो दाना सुबह शाम आपको दोनों रात टाइम को, करना है? जी सुबह शाम दोनों टाइम? नहीं, आप एक बार लगा दीजिए। प्रेशर तो सुबह शाम 3 बार भी देंगे आपको, सुबह दोपहर शाम, कम से कम 1 मिनट से 3 मिनट तक। इसका प्रेशर देने का तरीका होता है या तो प्रेस रिलीज, दबाव छोड़ो दबाव छोड़ो दबाव छोड़ो, या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आप जितना सहन उनको हो सके धीरे धीरे करके वो आप प्रेशर दीजिए, इससे आप उनको लाभ मिलेगा। और जो मैंने दोनों जगह बताया ब्लैक कलर लगाने का, ये आप ब्लैक कलर लगाएं इसमें। जी। और ये राजमा सीड मतलब वो कब जी, लगाना है? राजमा राजमा सीड सीड मैंने आपको बताया ना, राजमा सीड 5 से 6 घंटे आप दिन में कभी भी लगा सकते हैं। अगर दिन में आपको उनको काम करने में या कहीं वैसी भी दिक्कत होती है, कुछ नहीं, तो सोते टाइम लगा लें। आप दिन में भी लगा सकते दोनों हैं, हाथ कोई में? दिक्कत नहीं। दोनों हाथ में? दो, इस हाथ में और इसी पैर में, इस पैर में भी आपको, जो हमारा पैर होता है, तो पैर का ये चैनल, इसी को आप ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ मिल जाएगा, सेम पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। पैर नहीं दिख रहा है सर। हाँ, पैर में भी, जिस एक दिन लेफ्ट हैंड में, एक दिन में राइट हैंड में, मतलब एक दिन इस हाथ में लगा दिया, दूसरे दिन ही इस हाथ में लगा दिया, और इसी पैर में लगाया, जिस हाथ में लगाया उसी पैर में लगाया, डेली पैर में लगाइए। क्या? पैर में उसे नहीं लगाना पैर में सर? भी आपने लगाया ना, आपको बताया मैंने। पैर में जो हमारा ये जैसा हमारा पैरी फिंगर है, तो इस चैनल पे आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा, और सेम चीज यहाँ मिलेगी। जैसा आपको ये चैनल बताया ना, जी ये यहाँ हमारे जो मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बाजू से ऊपर चैनल में जाएंगे, यहाँ एक गड्ढा मिल रहा है, सेम चीज यहाँ मिल रही है। आप लोकेट करें तो दोनों पैर में भी और हाथ में भी लगाना है साथ में राजमा। पैर का पॉइंट तो दिखाई नहीं सर। नहीं, आप देखिए, थोड़ा सा ऊपर आइए, जस्ट करीब करीब दो थोड़ा सा आप अपना 2 कैमरा नीचे कर दीजिए, आपका पैर तब दिखेगा। यार थोड़ा सा, बस ये जो देखिएगा यहाँ पे, दिख रहा है बहन जी? अभी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और ऊपर। इसको जूम करो, आप जूम कर लो ना इनके। यार दिखा? हाँ अब दिख रहा है, अब चलिए। दिख रहा है। ये यहाँ से ऊपर आएंगे ये, और ये मिडिल फिंगर से यहाँ पे, जैसे ऊपर हड्डी के बाद एक गड्ढा आता है, यहाँ देखिए ऊपर नीचे करेंगे अंगुली को तो यहाँ पता लग जाएगा। सेम इसी के पैरेलल ये वाला। जी तो परंतु हाथ का जो मैंने आपको बताया, अगर आपको पैर का लोकेट नहीं हो पाए बाय द वे, आप हाथ में तो डेली ही लगाना है। और जो आपको मैंने बताया कि ये जो इन्फेक्शन दूर करने के लिए ब्लैक कलर लगाना है, दिख रहा जी है हाथ का जी ये दोनों पॉइंट। आपको नहीं समझ में आ रहा तो पहले पर लगाने के पहले थोड़ा इसको ऐसा प्रेशर देना, इसमें भी प्रेशर देना है। प्रेशर देके नहीं आपको समझ में आए ना, तो आप इसको ऐसा कर देना, जी ठीक है? जी तो जी,
जी धन्यवाद। आदरणीय ज्योति बहन जी, जैसा कि हमारे गौर साहब ने पॉइंट बताए ही हैं, और मैं तो सलाह देता हूं कि एक बार आप पतंजलि वेलनेस जरूर उनको लेवा के जाएं, ताकि ये चूंकि अपन किडनी से आप अगर संबंधित लगाते हुए मेरे नंबर समस्या है। पे बात कर लें कभी, जब हाँ, आपको बात लगाना करें। हो, नहीं समझ में आया तो आप और बात कर लीजिए। गुखरू का काढ़ा जरूर पिलाएं अवश्य, गोखू खाली का पेट। काढ़ा, और जो बहुत जरूरी दवाई है। है वो दवाई हाँ के बारे में आप जैसे पतंजलि में बताया, गोखू का गोखरादिक गूगल और जो गोखू का काढ़ा है, वो तो जो दवाई चल रही है वो चलने ही दें, क्योंकि किसी प्रकार की दवाई बंद ना करें, चाहे आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथी हो। जी जी। धन्यवाद सर। और हमारे राजश्री बहन जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप सादर आमंत्रित हैं, अनम्यूट कर लें। अ, आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा जी, सादर आमंत्रित हैं, अगर कोई आपका सवाल हो। जी आदरणीय बने सिंह आर जी, सादर आमंत्रित, अनम्यूट आज कर के लें। हमारे मुख्य अतिथि और सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। एमएल गौर साहब, मैं बने सिंह आर्य, मध्य प्रदेश जिला आगर मालवा से। जी। ओ। मेरा सुझाव यह था कि आज के वर्तमान में 15 साल से जो 7 साल तक बच्चे के छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इनको दांतों रोग की बहुत शिकायत आ रही है। हमारे ग्रामीण आबादी में सभी जगह देखो, जहाँ छोटे छोटे बच्चे में, जी। तो ये खान पीन की वजह से है या कोई क्या है? इसके बारे में क्या सुझाव देना चाहते हैं आप? देखिए, आपने जैसा खाना खाया उसी प्रकार की प्रवृत्ति हमारी जाएगी। अभी चूंकि क्या होता है कि अगर आपने जो आज पिज्जा बर्गर और जो इस टाइप की चीजें खा रहे हैं, जो कि हमारे पाचन शक्ति कमजोर होती है, और पाचन शक्ति कमजोर अगर हुई है तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि जो आपने खाया, सपोज आपने कुछ ना दूध भी पिया, उसको भी पचाने के लिए आवश्यकता है हमारे शरीर उसको, तो दूध का जो एक्सट्रैक्ट है, उससे प्रोटीन जो निकलना है, उससे जो भी चीज निकलना है, या खाना जो आपने दाल खाई है, चावल खाए, रोटी खाई है, उसका जो भी प्रोटीन आपको मिलना चाहिए, वो निकालने के लिए क्या होना चाहिए, उसको पचना चाहिए। पचने के लिए जठराग्नि आपकी इतनी प्रदीप्त होनी चाहिए कि हम उसका जूस निकाल सकें, क्योंकि भोजन पकता जो हम पकाते हैं अग्नि में, कुकर में पकाएं या किसी पकाएं, तो वो क्या होता है, गलता है। पकता या पचाना जिसको कहते हैं, या उसका जूस निकलना है, अंदर जाके जूस ही निकालेगा। तो अब वो जूस मिल ही नहीं रहा है, तो उसको धातु रोग क्या बहुत सारी चीज हो जाएंगी, क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट उसको आप खूब उनको काजू किशमिश बादाम में आप ड्राई फ्रूट खिलाइए, पर उसका जूस ही नहीं निकलेगा, तो उसको ना रस बनेगा उसके शरीर में, ना धातु बनेगी, और ना आपकी हड्डी मजबूत, मज्जा, उसको अस्थि मज्जा धातु, ये सारी चीज बनेंगी ही नहीं। तो वो रोग से पीड़ित रहना ही है उसने। और जब अगर हम भोजन उस टाइप से नहीं करेंगे, तो आज तो भोजन क्या हो गया, टिफिन में पराठे चाहिए और मैगी चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें चाहिए, तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल हो रहा हो, तो उनको पहले, सबसे पहले हम भोजन के ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि आप देख रहे हो कि भोजन भी विषाक्त मिल रहा है हमको साथ। अनाज जो हम खा रहे हैं वो भी यूरिया युक्त है, दूध हम जो पी रहे हैं वो भी यूरिया युक्त है, क्योंकि जिस गाय को हम चारा खिला रहे हैं ना, बरसिम वगैरह जो भी, उसमें भी यूरिया डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम हैं तो दोषी। तो उसके लिए, इस सिर्फ दोष को दूर करने के लिए, कम से कम जो हमारा ऑर्गन क्लॉक टाइम मैंने बताया ना कि लंग्स का ऑर्गन टाइम है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त। अब ब्रह्म मुहूर्त में अगर हमने शुद्ध ऑक्सीजन ले ली, वायु भी प्रदूषित तो है परंतु फिर भी लेना तो पड़ेगा, जैसे खाना खाना है तो खाना पड़ेगा। तो अगर हमने शुद्ध वायु अगर अनुलोम विलोम करके ले ली, भस्त्रिका करके ले ली, तो हमारे कहीं शरीर में कुछ बलता और पाचन शक्ति आएगी। तो जो हम खा रहे हैं उसमें से कुछ जूस निकले, तो ये तो खाना जूस निकल नहीं पाता, और मैं बताऊँ ना, ना रस बनेगा, ना धातु बनेगी, ना अस्थि मज्जा के लिए कोई आपके शरीर में चीज आएगी। हाँ, अब रही बात ऐसी कुछ चीजों के लिए, आपको सारे शरीर के, अगर आपको सपोज कोई बताया था कि यूरिन से संबंधित विकार है, आपको कोई और चीज चाहिए, तो जो मैंने एनर्जी पॉइंट बताए, ये जो एनर्जी पॉइंट के ऊपर ही उपयोग करे, वो कुछ ना करे तो क्यों कर ले।
जी ओ जी जी जी, धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। और मैं यहाँ से सोच रहा था, उधर से हैंड रेज कर दिया आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने। जाने क्या कारण है, आत्मा से जुड़ा। मैं जो बुला ही रहा था आपको और आपने हैंड रेज किया। आइए आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी आदरणीय, बहुत बहुत प्रणाम। मैं भी यही सोच रहा था कि आप ऐसे कहने वाले होंगे, तो मैंने हाथ रेज कर दिया। ये 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 असल में जो थेरेपी। ये थेरेपी है। हाँ पवन सर जी जी सर, बोलने थेरेपी। लगते हैं कि जैसा मन में आता है, जाने क्यों, बिल्कुल यथार्थ है जी और वैसे ही होता जी, है। जो बिल्कुल जरूर रेकी स्वागत है रेकी एकदम है ना एकदम। सर, रेकी थेरेपी यही काम करती है सर। स्पीच जी, थेरेपी, और रेकी बहुत थेरेपी। आदरणीय, बहुत बार मेरे पास तो बहुत स्मरण ऐसे हो गए, संस्मरण हो गए हैं कि जो ये थेरेपी काम करती है। और जो जी आज आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी आदरणीय गौर साहब ने बात रखी है, कितना अच्छा है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और एक समस्या है, मेरे एक मित्र हैं, वो दिल्ली में हैं। वो जी कहते हैं कि जैसे वो बैठते बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, एक अधिकारी है वैसे। और जी कुछ देर बैठेंगे, अगर 1.5 घंटा बैठ गए, 1 घंटा बैठ गए, तो उनके पैरों में झंझनाट झंझनाट हो जाती है, या फिर वो पैर नीचे रखते हैं तो वो कहते हैं स्प्रिंग जैसा लगता है पैरों में। तो वो क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्या कुछ ऐसी थेरेपी है? क्योंकि ये थेरेपी की बात है तो। जी। जी नहीं, जब पैरों में झंझनाट या पैरों में जब गर्मी अगर मिलती है आपको पैरों में, चूंकि झंझनाट या ऐसा सेंसेशन तभी आता है जब या तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हमारा कम होगा। क्योंकि पैरों में शून्य पड़ जाना, जो कहते हैं ना हाथ शून्य पड़ गया, कहीं दब के सो गए या कुछ हो गया तो शून्य पड़ जाता है, कई बार होता है। तो प्रॉपर चूंकि हमारा जो एनर्जी फ्लो टॉप टू बॉटम है, अब एनर्जी फ्लो अगर टॉप टू बॉटम हमारा अगर नहीं रहेगा तो पैर में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं पहुंचेगा। एक जगह एक ही स्थिति में बैठे रहने से, और या नीचे अगर ब्लड पहुंच गया तो वो नीचे से ऊपर नहीं आ पाएगा। तो वहां सेंसेशन हमको ऐसा हो लगता है कि जलन हो रही है या ऐसी चीज हो रही है जो कि हम उसको सहन नहीं कर पाते। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए प्रॉपर जो उनको बोले कि जैसे हम सुबह सुबह करते हैं ना सर ताड़ासन, जी स्ट्रेच करके ताड़ासन करने का, और हाथ और पैर की उंगलियों को कम से कम 20 बार 25 बार सुबह शाम, मतलब जो अपन योगिक योगिक करते हैं वो शाम को भी घर में आके थोड़ा सा बैठ के वो कुछ नहीं करें, हाथ और पैर की उंगलियों को ऊपर नीचे ताड़ासन कर लें, इस टाइप की करके। साथ में अगर वो अनुलोम विलोम कर पाते तो बहुत ही अच्छा। क्यों? क्योंकि अनुलोम विलोम करने से ही हमारी जो चंद्र नाड़ी है उससे ठंडी वायु प्रवेश होती है, और सूर्य नाड़ी उससे गर्म वायु प्रवेश जब होती है तो वो ही हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर करती है। तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो उसके लिए अनुलोम विलोम तो कर ही लें वो, और हाथ की एक्सरसाइज ये वाली। और जो उनको टिप्स बताइएगा हाथ और पैर की उंगलियों को, ये टिप्स के ऊपर आप अगर प्रेशर दें, उनसे अगर वो जुड़े तो उनको बोलिएगा कि मात्र 10-10 सेकंड दे दें, ऐसा करके एक एक अंगुलियों के ऊपर, और अंगुलियों को ट्विस्ट करें, और सेम पैर की अंगुलियों को भी ऐसे ही प्रेशर दें। आप उनको तुरंत महसूस कर पाएंगे। और सुबह शाम रोज करेंगे तो कभी नहीं होगा। और जब उनको बताइएगा कि जब आपको कभी ऐसा बैठे बैठे अगर ऐसा होने लगे तो हाथ की अंगुली को ही ट्विस्ट दे दें। ऐसा नहीं कि ऑफिस में बैठ के पैर को खोल के शूज खोल के बैठ जाए, कुछ नहीं करें, बैठ के ऐसे ऐसे कर लें, आप उनको देखिएगा तुरंत आराम मिलेगा। जी 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 आदरणीय, धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रणाम। धन्यवाद दिनेश जी। और चूंकि 8 बज गया है, अगर किसी जी भाई बहन का विशेष कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित हैं। चूंकि अब आदरणीय गौर साहब के 3 दिन हो गए हैं, वो आदरणीय नहीं गौर तो साहब सदन में रहेंगे हमेशा, बिल्कुल जी, परंतु कभी अभी भी आप। अभी जी जी गौर साहब। नहीं, कुछ नहीं सर, बस जब आपको ऐसा लगे किसी को भी आप नंबर शेयर करके दे सकते हैं, और वो मुझसे बात भी कर सकते हैं। जैसे आदरणीय श्यामबाई जी ने बताया, अगर उनसे वो डायरेक्ट कभी भी फोन करके बात कर सकते हैं, उनको अगर कभी कुछ ऐसा लग रहा है तो आपकी सेवा के लिए बिल्कुल हाजिर हैं। आपका आदेश सर आंखों पे, तो ऐसा कुछ वो नहीं है, पर आज की थोड़ी सी व्यस्तता है, मैंने जो आपको शेयर की थी जी तो इसलिए, अदरवाइज। नहीं, वो जरूरी है, नहीं तो फिर कल जी से हमारे क्लास में नहीं आ पाओगे आप, चक्कर जो है। नहीं ऐसा अ, अरे नहीं भैया, नहीं। अरे गृह मंत्रालय को भी देखना पड़ता है।
अब नहीं गृह तो मंत्र आज तो बताया ना, गृह मंत्रालय भी को भी साथ जाना है तो जी जी हाँ वही जी इसीलिए तो चलिए जी बहुत जी बहुत साधुवाद। और हम सब चर्चा करते रहेंगे आज। और आप जी हमेशा जुड़ते ही हैं, इस युवा जी कार्यक्रम जी आपका है, वो आपने संचालन ही किया था इटारसी में, अरे सबको मालूम है। तो जी आप एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, उसमें कहने की कोई बात ही नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं है, जी क्योंकि नहीं आपकी नहीं सर जिम्मेवारी है। और आप जुड़े रहिएगा और अन्य को जोड़ते हैं, जोड़िए। जी और अब मैं आगे आज के युवा कार्यक्रम में जी ज्योति बहन जी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ सर, थोड़ा हम उनको भी कांटेक्ट नंबर चाहिए। अच्छा आप हाँ बोल दीजिए गौर साहब नंबर। 99 अरे सर, 99 26 जा जा जी लिखा सर, एक सेकंड रुकिए सर, पेन ले लूं मैं। जी। हाँ, 99 26 26 36 36 76 76 36 36। जी। तो प्लीज नाम बताएंगे सर? ML गौर। क्या सर? ML गौर। थैंक यू सर। जी। आदरणीय कुमार भवन जी कुछ आपको पूछना है क्या? थोड़ा सा जी ओम जी जी थोड़ा सा जल्दी पूछ लीजिएगा। इस इस भाग भरी जिंदगी में बहुत चिंताएं हो जाती है, हर व्यक्ति को चिंता होता है। तो ऐसा कोई पॉइंट हो जिससे व्यक्ति को चिंता ही न हो, चिंता न हो। और दूसरा, जो आप कलर का बात कहें कि कोई भी उस पर कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, ग्रे कलर की बात कहें, कलर से क्या रिलेटेड है? सर इस यूनिवर्स में 6 कलर्स हैं। आपको आंख की जांच करने के लिए डॉक्टर लिखता है 6x6। आपकी अगर 6x6 मतलब इस यूनिवर्स में जो कलर हैं उस कलर की ही अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि ग्रीन कलर होता है विंड के लिए, ब्लैक कलर होता है इन्फेक्शन के लिए, आपका ब्लू कलर होता है कोल्डनेस के लिए, ब्राउन कलर होता है ड्राइनेस के लिए, इसके बाद आपको रेड कलर होगा आपको एनर्जी के लिए, अग्नि के लिए, और हॉटनेस हीट के लिए, और हॉटनेस के लिए ऑरेंज कलर। तो ये मान के चलिए कि अगर प्रवृत्ति के अनुसार लोगों की लाइकिंग भी होती है, इसको भी अपन देख सकते हैं, परंतु ये सब इनकी प्रॉपर्टी होती है, इसके कारण उसको उसके लिए दिया जाता है। तो कलर की अपनी एक अलग उसकी बहुत उसका लगे हुआ है। और चिंता और चिंतन दोनों चीज अलग अलग होती हैं कि चिंतन करना किसी विषय के ऊपर हो रहे हैं, चिंता करना। तो चिंता करने के लिए सबसे अच्छा बाबा जी बोलते हैं, स्वामी जी बोलते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, आपकी चिंता मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। और क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके कोई अलग से ऑर्गन्स के पॉइंट हो सकते हैं पर किसी सोच के पॉइंट नहीं हो सकते हैं। तो सोच कहाँ से आती है? ब्रेन से। तो ब्रेन के लिए अगर हमको पॉजिटिव रखना है तो प्राणायाम करना पड़ेगा और ये ब्रेन के पॉइंट को प्रेशर देना पड़ेगा। जो चीज जहां से हम सोच सकते हैं कर सकते हैं उसके लिए ही हम ये बात करें। तो ये आप जरूर करें। जी सर जी तो धन्यवाद। आपका संपर्क हम नर्मदापुरम में हुआ था आपसे। और जी 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 अरे वाह बिल्कुल जी जी याद आ रहा है। मैं आपको बीज दिया था सर, बीज का भी कुछ क्या हुआ? बीज सर तो बीज आपने सफेद सफेद उसके क्या बोलते गिलकी के बीज दिए थे ना? जी तरोई, आपके यहाँ तरोई बोला जाता है, हम नेनुआ हम लोग कहते हैं, और लौकी नेनुआ नेनुआ बोलते, गिलकी बोलते हमारे। आपने ब्लैक और व्हाइट दोनों दिए थे, मुझे याद आ गया। जी जी
वो गांव पे मैंने जाके लगवाए थे। अभी उसमें मतलब थोड़े ही बेल हो पाई थी, तो इसके बाद लगाए थे, क्योंकि जगह जहाँ पे होना था वहां पे कुछ बोया हुआ था, वो निकालने के बाद लगाए हुए हैं। अभी जैसे हो गए छोटे छोटे पौधे हुए हैं, और जैसे होकर हम आपको बिल्कुल बताएंगे। हमें याद है कि आपने वो सफेद नेनुआ और ब्लैक वाले दोनों दिए थे। जी जी जी। और जब हो जाएंगे फल तो फिर वो निमंत्रण करेंगे और हम उसको खाएंगे और हम सबको हम बताएंगे कि आपकी हाँ भैया तरफ से मुन्नीलाल जी को निमंत्रण करेंगे। जी। चलिए, बहुत सुंदर। और आगे मैं चूंकि योगाहार कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी उपस्थित हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। मुझे इजाजत है सर। जी जी जी। जी आदरणीय। जी जी। ओम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। सभी को आपने धन्यवाद। हमारा आज का जो है निवेदन स्वीकार कर लिया था, चूंकि आप आज व्यस्त थे, परंतु और जी। जी जी। ओ राइट से ओम। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय पुण्यकाम सामर्थ्य जी हमारे किसानों को हमेशा दिशा देते रहे हैं। इस योगाहार कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाई है, महत्व बढ़ाया है। ऐसे हमारे साथी आदरणीय पुण्यकाम साहब में उपस्थित हैं, और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, शायद नहीं है उपस्थित। जी। आदरणीय हमारे सदन में बहुत ही वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद भट्ट जी उपस्थित हैं। मैं उनका मार्गदर्शन चाहूँगा, निवेदन करता हूँ कि आप आएँ और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी। ओम नमस्कार। मैं काफी दिन अनुपस्थित रहा। उसका कारण था कि मैं प्रवास में था, अपने पैतृक गांव गया था, तो वहाँ पे काफी व्यस्तता के कारण मैं सम्मिलित नहीं हो पाया। तो मैंने मिस किया एक्चुअली 5-6 दिन का कार्यक्रम। तो कल ही लौटा हूँ, तो आज कल लौटने के बाद आज मैं उपस्थित हुआ। गौर साहब के पहले भी हमने सुना था, लेकिन 2 दिन मैंने मिस किया होगी। तो अब आशा करता हूँ कि आगे मैं इसमें कार्यक्रम में जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद, सबको नमस्कार। जी सर, धन्यवाद सर। आपका स्नेह, आशीर्वाद, प्यार हम सबको मिलता रहता है और मिलता रहे, यही हम सब निवेदन करते हैं। और आदरणीय हमारे शरद वर्मा जी उपस्थित, आज रामकृष्ण रघुवंशी जी उपस्थित नहीं हैं, उनको सुनना था। उन्होंने कल बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, प्रशिक्षण दिया है छात्रों को, छात्राओं को। बहुत ही प्रगति हो रही है, ऐसा देख करके खुशी मिलती है। मैं आदरणीय शरद वर्मा जी, आप भी अपना अनुभव शेयर करें। 2 दिन कार्यक्रम में आप भी शामिल रहे हैं, हमने फोटोज फिर आप देखे हैं, ग्रुप में डले थे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित हैं शरद वर्मा जी। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। जी पहुंच गई। जी सर। जी जी सदन को आपका। कोटि कोटि प्रणाम। बहुत उपयोगी जानकारी चल रही है और सभी को लाभ मिल रहा है। प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक व्यक्ति को। और एमएल गौर साहब को अपने जैसे और भी तैयार करने चाहिए, जो समाज की सेवा दे सके। जी बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। आपका सुझाव है कि हमें जैसा और भी लोगों को तैयार करना चाहिए। आदरणीय शैलेंद्र मौर्य जी सादर आमंत्रित हैं, अगर आप मेरी आवाज पहुंच रही हो। जी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, धन्यवाद आपको। प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं कह रहा हूँ जी मैं तो, जी। आपका प्रतिक्रिया ले रहा हूँ। योगाहार कार्यक्रम में आप रोज जुड़ते हैं और हाँ। लगभग आपका कोई सुझाव हो, प्रश्न नहीं है। और नहीं आप नहीं, गौर साहब को, एमएल गौर साहब को बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। जी उनसे तो मैं खैर व्यक्तिगत रूप से सरदार पटेल भवन में जब योग क्लास चलती थी इटारसी में,
तो उनका मैंने एक प्रोग्राम देखा था, आए थे वो भी, तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद से मुझे ये लगा कि वाकई बहुत बढ़िया उन्होंने समझाया था, और लगातार अभी 3 दिन से उनकी जो क्लास चल रही है उसमें भी बहुत अच्छा उनका प्रस्तुति रही। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। ओम। जी ओम, धन्यवाद आपका आदरणीय सतीश कुमार जी, आदरणीय हमारे ऊर्जावान जिला प्रभारी और हम सबको जोड़ने वाले आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आपका स्वागत है। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा और मुख्य अतिथि के उद्बोधन लगभग समान थे, और उन्होंने जो हमें एक्यूप्रेशर के संबंध में जानकारी दी वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। हमें जो योग शिक्षिका महोदय ने भी जो जानकारी दी, उन्होंने भी बात पित्त कफ सबके भोजन क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पे हमें जानकारी दी। कल जो आदरणीय रघुवंशी जी की ने जो फोटो डाली है और जो क्लिप डाले हैं, बहुत अच्छा लगा कि हमारा साथी प्रगति कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से कल हमें व्हाट्सएप पर डॉक्टर संतोष चौहान ने भी एक लिस्ट भेजी है कि आप जो है 5,500 रुपए में एक छोटी लैब बना सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कौन कौन से सामान लगेंगे, कितने सामान मिलेंगे, और अभी वो ये भी भेजने वाले हैं कि इन सामान का उपयोग करके किसान कैसे ट्राइकोडर्मा बना सकेगा और फिर ट्राइकोडर्मा से और आगे बढ़ करके बना सकेगा। उन्होंने बताया है कि एक कोई भी चीज जैसे हम जैविक लाएंगे और एक बाटल से हम इसी अपने उसमें 10 बाटल कैसे बना लेंगे। इस तरह से उनसे चर्चा हुई है। एक दिन में वो पूरी चीजें और लिख करके भेज देंगे। तब हमारे यहाँ लगभग होशंगाबाद जिले में 7 ऐसी छोटी छोटी प्रयोगशालाएं शुरू हो जाएगी। यही बातें हैं, यही मुझे कहना था। जी ओम, सदन को पुनः नमन। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आपने किसानों के हित के लिए हमेशा अपना पहले जीवन शिक्षा में दिया और आप किसानों के कल्याण के लिए आप समर्पित भाव से लगे हुए हैं अपना और आप लगे हुए हैं तो आप पूर्ण स्वस्थ भी हैं। आप हमेशा हंसते हैं, हंसाते हैं, मुस्कुराते हैं और प्रसन्न रहते हैं। और आपके साथी भी हमने देखे हैं जो कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ दवा अस्पताल देख रहे हैं, घर देख रहे हैं और जो है परेशान हैं। तो आपकी ऊर्जा, और आपने अभी फार्म लैब का जो प्रशिक्षण कराया, देखिए किसानों से ही अर्थ कलेक्ट करके किसानों को प्रशिक्षण कराना, डॉक्टर संतोष चौहान जी को पुणे से आमंत्रित करना और किसानों को फार्म लैब का जो प्रशिक्षण दिया, और आज आप बता रहे हैं कि उन्होंने 5,500 का छोटा सा फार्म लैब कैसे स्थापित हो सकता है, ट्राइकोडर्मा का निर्माण कैसे होगा। किसानों को के हित में यह काम अगर जो है हम इसका विस्तार दें तो निश्चित है कि हमारा नर्मदापुरम जिला पूरा प्राकृतिक जैविक खेती युक्त होगा। और इस उम्मीद के साथ युगहर कार्यक्रम के सभी हमारे किसान भाई सब लगे हुए हैं कि हमारे नर्मदापुरम को कैसे पूर्ण जैविक बनाया जाए। अपन ने 2 दिवसीय शासकीय कुसुम माध्यमिक शासकीय कुसुम महाविद्यालय सिवनी मालवा में जो 2 दिवसीय युग शिविर लगाया, वहाँ किसान संगोष्ठी हुई और उसकी वजह से वहाँ के सभी छात्र छात्राओं का प्रशिक्षण भी हमारे आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी दे रहे हैं। अन्य महाविद्यालय भी ऐसे कार्यक्रम शुरू करें ताकि हमारे जो छात्रों को एग्रीकल्चर खेती की जैविक खेती कैसे करना है इस पर प्रशिक्षण शुरू हो जाए, बच्चों को ऐसी शिक्षा मिल जाए तो ये देश अब आगे बढ़ेगा। और मैं अगला कमेंट लेने के लिए मैं आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आप सादर आमंत्रित हैं। और जिन्होंने अपना नंबर लिखा है, जिन्होंने अपना नंबर चैट बॉक्स में लिखा है, उनको ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें। अभी नोट कर लें आप, क्योंकि मैंने आपका नंबर सबको दे दिया है। अभी चैट बॉक्स में कुछ भाई बहनों ने अपने नंबर दिए हैं, उनको ग्रुप में जोड़ लें और आप अपनी बात रखें। ओम। ओम।
सभी सदन को प्रणाम और सभी को धन्यवाद। आज की योग कक्षा हमारे बहन महाराष्ट्र की कल्पना बहन जी ने बहुत ही अच्छा लिया और आज का जो एमएल गौर साहब का तीसरा दिन था उसमें बहुत ही अच्छा आज ये हो गया कि तीसरे दिन भी प्रश्न और भी बाकी रह गया ऐसे दिखा, लेकिन जब गौर साहब अपने हर दिन कक्षा में रहते हैं तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं और नंबर भी है उनका, मोबाइल नंबर पर पूछ सकते हैं। और मेरा भी हमारे आदरणीय शरद भाई जी ने जो कहा है कि ऐसे प्रशिक्षक तैयार होना चाहिए, जैसे 2-3 दिन से अपने महाराष्ट्र से बहना थी वैसे भी एमएल गौर साहब भी थे, तो ऐसे जब अगले एक बैच हो जाएगी तो इससे ये अपना एक्यूप्रेशर का जो ज्ञान है वो आगे बढ़ेगा और अगले पीढ़ी के लिए ये चलता रहेगा। जैसे उसमें बुक तो आते हैं लेकिन बुक से और प्रैक्टिकल से बहुत फर्क पड़ता है, तो ये जो प्रात्यक्षिक के रूप में सिखाया जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक और भी हमारे आदरणीय अजित कुमार सिन्हा जी है, वो भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए पूरे भारत भर के पेशेंट के लिए काम करते हैं। ऐसे भी उनको भी कुछ ऐसे प्रकार का कुछ इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कुछ मिल जाए तो इस सदन में इस पर भी चर्चा हो जाए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आज के दौर में जो बच्चों में होता है ये डिजीज बढ़ने लगा है। पहले 1000 में या 10,000 में एक बच्चे को होता था, आज ये बहुत इसका प्रमाण बढ़ रहा है, तो इस पर भी अभी तक ये नहीं हो रहा है उस पर, तो इसका भी सदन से या कोई किसको उसकी ज्यादा जानकारी होगी तो वो भी बताने का कष्ट करे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसमें जो नसें होती है वो कमजोर होके एकदम जैसा पैरालिसिस का ये होता है, हाथ पैर वो चले जाते हैं। खुद मैंने देखा है, उनके बेटा इतना होशियार है, पहला नंबर आता है उसका, अजित कुमार सिन्हा जी का। मैं घर जाकर उसके आया हूँ तो बहुत होशियार है, लेकिन वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से परेशान है। सब तरह के इलाज केरल जाकर, तमिलनाडु जाकर सब तरह के इलाज उन्होंने किए हैं, फिर भी उनका अपना योगाहार हार से हर दिन जब उनके ये करते हैं, उसको व्यायाम करते हैं तो अपने साथ योगाहार कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं। और ये भी अभी से नहीं जुड़े, बहुत दिनों से जुड़े हैं और अपना जैविक खेती में भी उन्होंने किसानों को बहुत अच्छे तरह से ज्ञान, और उनके ग्रुप है आदरणीय ताराचंद बेल जी के साथ काम करते हैं। और कल हम चिया का जो एक फसल होती है चिया, हम आदरणीय सागर रावड़ी जी के खेत पर गए थे, तो वहां पर भी उसका जो स्टोन डिकम्पोजर बनाते हैं, ये अलग अलग, जैसे कि इमली होती है, इमली का भी डिकम्पोजर बनाते हैं इमली से। तो इसी प्रकार से हम दुबे सर से, दिनेश सर से एक व्हाट्सएप पर बात करने की ये कही थी, आदरणीय पवन सर से भी की थी, लेकिन नेटवर्क की वजह से हम सभी को जोड़ ना पाए, वहां पर नेटवर्क नहीं था। तो लिंक भी बनाई थी हमने, लेकिन वो नेटवर्क की वजह से नहीं हुआ। तो इसी प्रकार का इस योगाहार से पूरे राज्य के लोग इसमें आकर अपना एक अपन हरिद्वार जाते हैं या गंगा में डुबकी लगाते हैं, वहां से तो जो ज्ञान का भंडार मिलता है, ऐसी ही इस योगाहार की जो गंगा बह रही है, इसमें सब सम्मिलित होने के लिए आदरणीय हमारे मुन्नीलाल भाई जी ने नंबर भी इसमें सेंड किया है, यूट्यूब चैनल भी है। इसके जो अलग अलग प्रकार का, किसी प्रकार से कभी सवेरे किसी को टाइम नहीं रहता है, शाम में टाइम रहता है, ये सब रिकॉर्डिंग होता है तो कभी भी देख सकते हैं। तो हम आज हमारे एमएल गौर साहब के 3 दिन के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे ऐसे जुड़े रहेंगे और बीच में भी लोगों के सवाल आएंगे तो वो भी सवाल पर मार्गदर्शन करेंगे। इसी आशा के साथ मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। ओम प्रणाम।
जी धन्यवाद आदरणीय नीलकंठ सावले जी। आपके भाव, आपकी विचारधारा, आपका सहयोग एवं हर कार्यक्रम के लिए समर्पित है। ऐसे पुरुषार्थ के लिए प्रणाम। और आदरणीय अजीत सिन्हा जी के लिए मैं निवेदन करूंगा कि उनके किनको ये है समस्या नसों जी जो आपने उनकी बताई है। बेटी को है, अमोल नाम का बेटा है उनका। कितनी उम्र है? उम्र क्या है? 10वीं हो गया वो। तो क्या हाथ पैर में है सभी? हाँ, हाथ पैर में वो पूरा एक उनके पास सब इंडिया के जो पेशेंट है ना, उनके पास सब लिस्ट है। उनका एक बड़ा ग्रुप है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। तो सबको सहायता करते हैं कैसे प्रकार से उसका ये किया जाए, कौन से अभी तक लेटेस्ट में उसका उस पर मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो इस बीमारी में अभी तक इलाज नहीं निकला है। तो उस दिन मैंने अपने पतंजलि विश्वविद्यालय में भी एक उनका जो मैसेज था वो आचार्य जी के पास भेज दिया है कि उसमें जो अपनी यज्ञ होता है, यज्ञ में कौन सी सामग्री डालने से उससे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में फायदा होता है। और वहां का विश्वविद्यालय जी का एक नंबर भी मैंने भेज दिया है वहां पर। जैसे भी किसी को अलग अलग प्रकार से कोई जानकारी मिल सकेंगे इस सदन के रूप से, तो किसी के सहायता के रूप में काम कर सकती है। ये मेरा निवेदन था। अभी अजीत कुमार सिन्हा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, अभी वो अपनी बात रख सकेंगे। आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा जी, स्वागत है। ओम नमस्कार सदन के सभी सदस्यों को। मैं अजीत कुमार सिन्हा नागपुर से बोल रहा हूँ। जैसा कि सारी चर्चाएं हो गई, नीलकंठ जी ने सब कुछ समझा दिया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पीड़ित एक बच्चे का पिता हूँ और हर तरीके से मैंने सोचा कि उसको कुछ सहायता मिले ताकि उसका जो चलना उठना बैठना जारी रहे। लेकिन ये बीमारी के ऊपर शरीर का कोई कंट्रोल नहीं रहता है और धीरे धीरे चीज़ें दिन ब दिन बदतर होते जाती है यदि आप उतनी ही शक्ति के साथ इस बीमारी से लड़ने में सक्षम नहीं है। तो सबको यही कहना चाहूँगा कि इस बीमारी के ऊपर जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये हमें एक छुपी हुई त्रासदी, जिसको जैसे कोरोना आया था वैसा ही ये छुपा हुआ त्रासदी है आज के समाज में, जो आज तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो पूरे परिवार को कह सकते हैं कि पैरालाइज कर रहा है, पूरी फैमिली को पैरालाइज कर रहा है, जिसमें एक व्यक्ति नहीं पूरा परिवार की का जो प्रगति है, उसका जो एक काम करने और आगे बढ़ने की जो क्षमता है उसमें रुकावट ला देता है। खैर जो भी है, कर्म तो करना है जिंदगी में, किंतु कुछ परिस्थितियां आदमी को स्टैंड स्टिल कर देती है लाइफ में, जिसके कारण वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम आगे कैसे बढ़ें। फिर भी इन सभी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने घर की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मुझे बच्चे के पास रहना ही है, सो मैं पिछले 5 साल से इनफैक्ट मैं एक फ्रीलांसर हूँ। समुद्र में तेल खोजना मेरा काम था, उसको छोड़ करके मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट लेक्चरर थी। ये सब कुछ छोड़ के हम अपने बच्चे के पीछे खड़े हैं और हम उसके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी जो कुछ भी है हम जी रहे हैं, हम खुश हैं। और जहाँ तक रही बात मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर, मैं सेंट्रल इंडिया में इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। नागपुर एम्स में भी आप जाएंगे तो पेरेंट एडवोकेसी ग्रुप में मेरा नाम है और चूंकि काफ़ी सालों से मैं इस बीमारी के ऊपर काम कर रहा हूँ तो हमारे सभी स्टेट्स के कोऑर्डिनेटर बन चुके हैं और अभी ये संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए वो समझना या बोलना थोड़ा जल्दबाजी होगा, किंतु ये जिस तेजी से बढ़ रही है, एक छुपी हुई त्रासदी है, एक पेंडेमिक है, हिडन पेंडेमिक हो कहलाएगा ये। इसके ऊपर मैं काफ़ी दिनों से रामदेव बाबा जी को भी फॉलो कर रहा हूँ। मेडिकल साइंस में भी हमने काफ़ी कुछ इंडिया में एस्टेब्लिश कर लिया है। इसका एनिमल ट्रायल हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया है, बट आगे का ह्यूमन ट्रायल के लिए गवर्नमेंट फंड एलोकेट नहीं कर रही है।
सो इस चीज को लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे भी खड़े हैं, बड़ी जल्दी ही उसकी भी पिटीशन हम लोग डालने वाले हैं। ये सारी डेवलपमेंट चल रही सोसाइटी में। आप कह सकते हैं कि जो 10,000 में बीमारी होती थी, ये आज 3,000 3,500 तो छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र के नागपुर एम्स में एक स्पेशल दिन है जिसके लिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एलोकेट किया है। बुधवार के दिन कोई भी पेशेंट आके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर फुल स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। फुल स्क्रीनिंग में दिक्कत होती है क्या कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एक प्लेटफॉर्म पे एक दिन सारा कुछ चेकअप नहीं हो पाता है। इसमें कम से कम 4 स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। इसमें मुख्य रूप से न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपी, और कुछ कुछ केसेस में साइकेट्रिक डॉक्टर की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो ये बीमारी अभी अपने इंडिया में एक छुपी हुई है। लोग ना तो ये जाहिर करते हैं अपने बच्चे के बारे में, ना ही उनको घर से बाहर निकालते हैं, और ना ही उनको स्कूल का शिक्षा देते हैं। मैं सभी अपने सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिनको जहां भी इस टाइप के बच्चे दिखाई दे तो कृपया मेरा नंबर उनको भेज दें। मैं उनके लिए हमेशा उनको मार्गदर्शन करता हूं। इस बीमारी का बहुत ज्यादा नाजायज फायदा मेडिकल साइंस के स्टेम सेल का एक वर्ग है वो उठा रहा है। लोगों से लाखों रुपए लूट लेते हैं, फायदा कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि बहुत सारे क्या कहेंगे डॉक्टर्स भी गलत ढंग से प्रैक्टिस करते हैं और लोगों को सही जानकारी नहीं देते हैं। बातें बहुत सारी है। खेती के ऊपर भी मैं अपने बाकी समय को देता हूं ताकि मैं अपना समाज के प्रति जो मेरी जवाबदेहियां हैं वो पूरी कर सकूं। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। नमस्कार, वंदे मातरम। जी आदरणीय दिनेश जी। हाँ जी, आदरणीय धन्यवाद आदरणीय अजीत सर जी से पिछली बार भी हमारी बात हुई, लेकिन बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया, कोई बातचीत नहीं हुई। इस तरह के 1-2 पेशेंट मेरे देखने में आए हैं, मैं उन्हें मिला भी था, शायद हो सकता है इसी तरह के हों, लेकिन मैं एक डिस्टेंस पे हूँ तो मैं मिल नहीं पाया। बीच में उनका फोन भी आया, मैंने एक बार फोन ही किया था, देहरादून की बात है। लेकिन मैं जल्दी आदरणीय अजीत सर से संपर्क करूंगा कि क्या हम इन लोगों के लिए कर सकते हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुनीलाल जी, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। और जो गौर साहब ने सेशन दिया उसके बारे में जो साबरे जी ने और अन्य वक्ताओं ने जो बोला वही मैं दोहराना चाहता हूँ कि इसके कुछ वर्कशॉप लिए जाए, क्योंकि किताबों में तो जानकारी है लेकिन वर्कशॉप में फेस टू फेस ऑफलाइन जैसा बोलते हैं अपन, वैसे वर्कशॉप जब तक नहीं होंगे, क्योंकि ये जो साइंस है ये साइंस रेगुलर कोर्स में कभी पढ़ाया नहीं जाता, स्कूल में कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता, महिलाओं में नहीं पढ़ाया जाता। तो ये जो बिन खर्चे का साइंस है इसमें खर्चा होगा ही नहीं और स्वस्थ हो जाएंगे लोग, चाहे किसान हो और भी तबके के हो, लोग हो, महिलाएं हो, स्टूडेंट छात्र हो। तो इसके लिए जगह जगह पे हम जब तक वर्कशॉप्स लेंगे नहीं तब तक इसका प्रचार प्रसार आसानी से होगा नहीं। कई लोग अपने अपने स्तर पर तो काम कर रहे हैं लेकिन इसका जितना चाहे मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए उतना मल्टीप्लिकेशन होता नहीं। तो अभी मल्टीप्लिकेशन को एक स्पेशली ओरिएंटेड प्रोग्राम्स के जरिए यदि हम लेंगे तो एक एक जगह पे कि जैसा नागपुर है, भिलाई है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले स्टेट लेवल पे, ऐसा जैसा जैसा संभव होगा वैसे उसके प्रशिक्षणार्थी और वो ट्रेनर्स बने और वो ट्रेनर्स अपने अपने जगह पे अपने इलाकों में उसको प्रचारित करे, तभी ये जो विज्ञान है ये विज्ञान जन जन तक पहुंचेगा। और दवा मुक्त भारत, मेरा तो सपना है कि ये दवा मुक्त भारत का, जैसा हम विष मुक्त अनाज की बात करते हैं वैसा दवा मुक्त विज्ञान है ये। तो दवा मुक्त विज्ञान जन जन तक पहुंचने के लिए इंटेंशनली प्रयास होने चाहिए, यही मैं कहूंगा। और बाकी सिन्हा जी ने जो बात कही है कि ऐसी जो नई नई बीमारी है और उसके बारे में जो जो करना है उसके लिए निश्चित रूप से जिसको हेल्प डेस्क बोलेंगे उस तरह का काम सिन्हा जी कर रहे हैं। बहुत महत्व का काम है
और ऐसे हेल्प डेस्क के जरिए भी जन जागृति होनी चाहिए, वरना डॉक्टर्स तो बहुत लूटते हैं, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। और ये लूटने से रोकना ये भी बहुत बड़ी सेवा है, और उसका सही ज्ञान देना ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो ऐसे सेवाओं का एक जो सिलसिला योगा हर कार्यक्रम के मंच से जो चल रहा है वो बहुत सराहनीय है, और निश्चित रूप से यह चलना ही चाहिए। किसान से लेकर तो सेवा तक, जन जन की सेवा तक की जो हमारी माला चल रही है सेवा पूर्ति की, उसमें और भी आयाम जुड़ते जाएंगे, और साथ ही साथ हमारे किसान को भी हम केंद्रित रखेंगे। इसीलिए जगह जगह पे जैसा जैसा संभव है हम भी प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग लोगों को मतलब उसके डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स विजिट करवाने के, उनको ऑर्गेनाइज करवाने के यह तौर तरीके चल ही रहे हैं, और सभी लोग अपने अपने तौर तरीके अपनाएं। मेहरा जी से मेरी बात हुई है, ये 10 ड्रम वाले जो यह टेक्नोलॉजी है, वो 10 ड्रम वाले टेक्नोलॉजी के बारे में भी मेहरा जी से मेरी 2-3 बार बात हुई है। वहाँ पे जो साइंटिस्ट है उनसे भी बात हुई है, और उसका भी एक ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह से लो कॉस्ट प्रशिक्षण लिया जाए, और वो टेक्नोलॉजी को भी कैसे किसानों तक पहुंचाया जाए, इस बारे में भी मैं और मेहरा जी हम जुड़े हुए हैं वैज्ञानिक के साथ में। और हालांकि हमको अपेक्षा है कि वो टेक्नोलॉजी भी हम किसानों तक बहुत जल्दी ही पहुंचा देंगे। इसी वाणी के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपने मार्गदर्शन दिया और समय लगभग अपनी सीमा पार कर चुका है। मैं रंजना जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो आप सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। कल फिर सुनते हैं। और जी धन्यवाद भाई साहब, और सदन में सभी को ओम। और जैसा कि आज की कक्षा बहुत सुंदर रही, आदरणीय कल्पना जी ने बहुत सुंदर कक्षा ली, 2 दिन से लगातार सेवा दी, उनका भी मैं धन्यवाद। और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय यमल गौर जी, इन्होंने भी आज 3 दिन हमारे सदन में एक्यूप्रेशर से इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, और जिनकी जो भी कोई समस्या है उनका सब कुछ उन्होंने समाधान किया बहुत अच्छे तरह से। तो उनका भी मैं धन्यवाद अभिनंदन करती हूँ। ऐसे ही हम एक्यूप्रेशर हो, योगा हो, और जैविक खेती हो, समाज सेवा हो, ये सब हम इस कार्यक्रम में रोज ही चर्चा करते हैं। और जैसा कि आदरणीय दुबे सर ने कहा है कि ये एक्यूप्रेशर भी जगह जगह पर होने चाहिए। जैसे जैविक खेती कर रहे हैं, विष मुक्त खेती कर रहे हैं, वैसे अनाज भी हमारे पेट में जाएगा तो उससे भी हम स्वस्थ रहेंगे, और योगा और एक्यूप्रेशर करेंगे तो इससे भी हमें बहुत लाभ मिलेगा, ये दवा बंद हो जाएगी। तो ऐसा ही कार्य हम आगे करेंगे। बहुत बहुत सुंदर